हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप पटेल स्वागत करता हूं अपने दूसरे वीडियो में। तो जो हमारा टॉपिक था वो था मोशन के अंतर्गत हम लोगों ने गति की परिभाषा यानी मोशन की परिभाषा, डिस्टेंस और डिप्लेसमेंट, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर से डिस्टेंस और डिप्लेसमेंट में ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने बताया था कि डिस्टेंस और डिप्लेसमेंट आखिर दोनों हैं क्या। डिस्टेंस यानी हमारी जो इनिशियल पोजीशन है और हमारी जो फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन यानी हम प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में जाने तक हम जिस वास्तविक मार्ग यानी रियल पथ से चलकर जाते हैं, इस पथ की संपूर्ण लंबाई कहलाती है दूरी। इसे कहते हैं दूरी, ठीक है। और हमारी इनिशियल पोजीशन और हमारी फाइनल पोजीशन यानी हमारी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य जो शॉर्टेस्ट पथ होता है यानी लघु पथ, इस लंबाई को हम बोलते हैं विस्थापन यानी डिप्लेसमेंट। ओके, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई थी। यानी दूरी क्या है? दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए उस रास्ते की लंबाई जिसको उसने वास्तविक रूप से तय किया है यानी चल के गया है। लघुपथ यानी शॉर्टेस्ट पथ की लंबाई किसी वस्तु का विस्थापन कहलाती है, मतलब जिससे वो वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि चलकर नहीं गया, लेकिन अगर देखा जाए कि प्रारंभिक वस्तु और अंतिम वस्तु के बीच की जो शॉर्टेस्ट पथ है या कह सकते हैं लघु पथ है वह ये होगा, तो इसे कहेंगे हम विस्थापन। क्लियर? तो इसी पर हम लोग अपनी आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग निकालना सीखेंगे विस्थापन और दूरी, ठीक है। तो इसके लिए किसी वस्तु की हम सरल रेखीय गति की स्थितियों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे माना कोई वस्तु है जिसका मूल बिंदु O है, ठीक है। मूल बिंदु की स्थित सदिश है 0,0, ठीक है। यह इसकी स्थित सदिश हो गए, यानी स्थिति इसकी यहां पर 0,0 है और यह एक सरल रेखीय गति में है। कहने का मतलब O से C तक की दूरी को हम बराबर बराबर भागों में हमने बांट दिया है। यानी O से A तक ये एक खंड हो गया, A से B तक, फिर B से C तक। यानी कहने का मतलब जब वस्तु मूल बिंदु से x अक्ष में, देखिए हमें हमेशा पता है कि x अक्ष में अगर हम इस दिशा में चलेंगे तो यह धनात्मक दिशा होती है, इस दिशा में चलेंगे तो यह ऋणात्मक दिशा होती है, ठीक है। तो हम बिंदु O से C तक की स्थितियों को हमने क्या किया है कि बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि O यानी मूल बिंदु पर है तो यहाँ पर 0,0 है। फिर जब बिंदु A पर कोई वस्तु पहुँचती है तो वहाँ पर 1,0 हो जाता है। फिर जब कोई वस्तु B पर पहुँचती है तो वहाँ पर 2,0। फिर कोई वस्तु किसी क्षण बिंदु C पर पहुँचती है तो इस दौरान जो वस्तु की स्थिति है वो 3,0 हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम निकालना सीखेंगे। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। हाँ, ध्यान देंगे। पहली कंडीशन में हमने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है। उस चार्ट में हम लोग इसको निकालते जाएंगे और यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। तो पहला हमारा है यात्रा, दूसरा है दूरी यानी डिस्टेंस, तीसरा है हमारा डिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तीनों ही स्थितियों को हम
ध्यान देंगे कैसे निकालना है हमको। पहली कंडीशन में आ जाते हैं कि जब कोई वस्तु बिंदु O से बिंदु A तक पहुंचती है, यानी कोई वस्तु बिंदु O से यानी मूल बिंदु से बिंदु A तक पहुंच रही है, तो यानी मूल बिंदु से बिंदु A तक पहुंचने में उसने एक खाना तय किया जिसकी हम दूरी मान लेते हैं 1 है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, यहाँ पर रख लिया हमने 1, यानी चली गई दूरी कितनी हो गई, 1। ठीक है। अब अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन तो पता है कि हमारे जो ओरिजिन पॉइंट है, यानी हमारा जो मूल बिंदु है, जहाँ से जो हमारा मतलब कि ये कह सकते हैं हमारी जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति के बीच का जो शॉर्टेस्ट पथ होगा उसकी लंबाई। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रारंभिक बिंदु है वो है O, और जिस बिंदु तक का विस्थापन पूछ रहा है वो है A। तो जो हमारा, चूंकि हम सरल रेखीय गति कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शॉर्टेस्ट पथ वास्तविक पथ दोनों यहाँ पर बराबर हैं। तो यहाँ पर हमारा विस्थापन हो जाएगा, कितना हो जाएगा विस्थापन हो गया जाके यहाँ पर हमारा 1। ठीक है, तो विस्थापन कितना हो गया जब हमारा यहाँ पर 1 विस्थापन हो गया। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में अब दूसरी कंडीशन में समझेंगे। O से A तक, फिर A से B तक, यानी O से A तक गए, फिर A से B तक गए, यानी हमने कितनी दूरी तय की। तो O से A तक 1 प्लस A से B तक 1, यानी टोटल दूरी कितनी हो गई जाके 2। ठीक है। अब विस्थापन की बात आती है, तो विस्थापन में अगर देखा जाए तो प्रारंभिक और अंतिम यानी O से लेके B तक का ये हमारा शॉर्टेस्ट पथ हो गया। ठीक है। तो इस शॉर्टेस्ट पथ की लंबाई अगर देखा जाए तो शॉर्टेस्ट पथ की लंबाई भी हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, क्योंकि हम सरल रेखीय गति कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन में आ जाते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी कह रही है कि हम O से पहले A में जाते हैं, फिर A से B में जाते हैं, फिर B से C में जाते हैं, यानी O से A में एक ये हो गया, A से B में एक ये हो गया, B से C में एक ये हो गया, यानी कुल दूरी कितनी हो गई 1 + 1 + 1 = 3। ये हो गई हमारी दूरी। अब अगर विस्थापन की बात की जाए तो चूंकि प्रारंभिक बिंदु हमारा O है और अंतिम बिंदु जहां तक के लिए पूछ रहा है वो है हमारा C, तो ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट पथ, ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट पथ। तो शॉर्टेस्ट पथ के लिए देखा जाए तो O से C तक की लंबाई कितनी है 3, तो यहां भी हो जाएगा हमारा कितना 3। ठीक है, क्लियर। अब आगे अगली कंडीशन देखते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब अगली कंडीशन में आ गए। अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि पहले हम O से A में गए, फिर A से B में गए, फिर B से C में गए, फिर C से B में आए, फिर B से A में आए, फिर A से फिर वापस कहाँ पर आ रहे हैं O पर, या कह सकते हो या मूल बिंदु पर। ठीक है, ध्यान देंगे। हम दूरी की बात करें तो पहले हम O से A में 1 प्लस, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, 1 + 1 प्लस, फिर A से B में आए, फिर 1 प्लस B से C में गए, फिर 1 प्लस। देख रहे हैं अब हम क्या कर रहे हैं कि पुनः C से B में आ रहे हैं, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे, फिर B से A में आ रहे हैं, फिर 1 ऐड करेंगे, प्लस A से अपनी पूर्व स्थिति यानी O पर आ गए, इसमें फिर 1 ऐड करेंगे। अब यहां पर हम देखेंगे कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी हो गई जाके यहां पर कितनी हो गई 6। ठीक है। हाँ,
यहां पर ध्यान देंगे, अगर दूरी की बात की जा रही है तो हम भले ही कहीं से भी घूम के आए और घूम के वापस फिर अपनी जगह पर आ जाएं, क्यों ना आ जाएं, लेकिन अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी होगी ये संपूर्ण रास्ते की लंबाई, ये कहलाएगी दूरी। तो यहां पर ध्यान देंगे, हम बिंदु O से C में गए, फिर C से फिर O में आ रहे हैं, तो पहले जाने में तय की गई दूरी और फिर आने में, वापस आने में तय की गई दूरी, वापस आने में तय की गई दूरी, इस संपूर्ण रास्ते की लंबाई कहलाएगी दूरी। अब देखिए, अब बात आती है विस्थापन की, ठीक है। तो अब अगर विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन की कंडीशन क्या है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच तय की गई रास्ते की शॉर्टेस्ट पथ की लंबाई। ध्यान देंगे, सपोज दैट O हो गया A B C, ठीक है। तो हम यहां से चले और होते हुए वापस फिर हम यहीं पर आ गए, फिर हम अपनी पूर्व स्थिति में आ गए, यानी जहां से चले वहां फिर से हम पुनः आ गए। तो अगर विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन का तो हमको सीधे से एक फार्मूला भी पता है, क्या, विस्थापन S बराबर हमारी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्रारंभिक स्थिति जहां से चले थे वही हमारी अंतिम स्थिति भी है। तो यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि XF बराबर XI के, तो जब यहां पर विस्थापन निकालेंगे तो जब XF और XI दोनों आपस में बराबर होंगे तो विस्थापन हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो वही चीज़ हम यहाँ भी देख रहे हैं कि हम जहाँ से चले हैं वापस अगर वहीं पर आ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लेना क्या होता है, शॉर्टेस्ट पथ की लंबाई, यानी मूल बिंदु, यानी जहाँ से हम चले हैं और हमारा जो फाइनल पॉइंट है जहाँ पर हम पहुँचे हैं, तो यानी यहाँ से घूम के हम वापस फिर वहीं पर आ गए, तो कहने का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर विस्थापन हो गया जाके 0, ठीक है। सपोज दैट, समझो यहाँ पर जैसे कोई वस्तु है हमारे हाथ में है, इसको हमने ऊपर उछाला लेकिन वापस ये फिर यहीं पर आ गई, तो कहने का मतलब यहाँ विस्थापन S बराबर कितना हो गया जाके 0। तो हम देख रहे हैं पर यहाँ पर विस्थापन कितना हो गया जाके, विस्थापन हो गया जाके 0, ठीक है। अब देखिए आगे की कंडीशन में आ जाते हैं। अब वस्तु जो है, वस्तु पहले इस कंडीशन में O से A में जाती है, फिर A से B में आती है, B से C में, C से फिर B में, B से A में, A से फिर O में, O के बाद फिर D में आती है, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, तो जब O से A में जाती है तो चली गई दूरी हो गई 1, प्लस A से B में फिर 1, प्लस B से C में फिर 1, प्लस C से B में फिर 1, B से A में 1, प्लस A से O में प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि वह वस्तु फिर इसके बाद O से D की ओर जाती है, O से D की ओर कितना चलती है, 2 चलती है, ठीक है। तो यहां पर रख लेंगे +2, ठीक है। हमेशा याद रखना, एक चीज ध्यान देना कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, हमेशा याद रखना, दूरी सदैव धनात्मक होगी। यानी ये दूरी कितनी हो गई जाके, 1 2 3 4 5 6 6 2 8, ये हो गई जाके हमारी दूरी। अब अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन अगर देखा जाए, ठीक है, तो विस्थापन देखिए, विस्थापन के लिए तो हम सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, S इक्वल टू हमारा फाइनल पोजीशन यानी XF माइनस XI, ठीक है। तो XF यानी जैसे हमारे ये XI है और हमारा XF है, तो XF का मान कितना है, यानी जो फाइनल पोजीशन है वहाँ पर वैल्यू कितनी है, -2, तो यहाँ हम रख देंगे -2 -0 यानी -2, यानी विस्थापन हमारा निकला -2। अब ध्यान देंगे, हमें पता है कि विस्थापन की स्थिति में चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व होता है।
ठीक है। दूरी की स्थिति में चिन्ह का कोई महत्व नहीं है, वो हमेशा धनात्मक ही होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन की स्थिति में चिन्ह का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। देखिए चूंकि इस दिशा में जाएंगे तो विस्थापन की स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर धनात्मक आ रहा है, और इसके बाद अगर हम यहाँ से मूल बिंदु से इस दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पर विस्थापन कैसा आ रहा है, ऋणात्मक जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि विस्थापन की स्थिति में दूरी का बहुत ही चिन्ह का बहुत ही बड़ा महत्व है। सीधे हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे? एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल टू कितना निकल आया, एक्स एफ का मान है -2, एक्स आई का मान है 0 -2। ठीक है, अब देखो यहां से क्या क्या हमारे पास परिणाम निकल के आ रहे हैं। ठीक है, परिणाम क्या निकल रहे हैं, साथ में नीचे लिखते चल रहे हैं। जो जो परिणाम हमारे निकल के आए उनको हम साथ में यहां पर मेंशन करते चल रहे हैं। रिजल्ट क्या हमारे निकल के आ रहे हैं। पहला रिजल्ट, सदैव दूरी के लिए ठीक है, दूरी के लिए सदैव वस्तु के साथ साथ जाएंगे, दूरी के लिए सदैव वस्तु के साथ साथ जाएंगे, विल गो along with the ऑब्जेक्ट। दूरी के लिए सदैव वस्तु के साथ साथ जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं दूरी के लिए क्या कर रहे थे, हम वस्तु के साथ साथ जा रहे थे। जैसे 0 से ए में जा रहे थे, एक काउंट कर रहे थे, ए से बी में जा रहे थे, 2 काउंट कर रहे थे, मतलब कि एक और काउंट कर लिए, बी से सी में एक और काउंट कर लिए, सी से वापस भी लौट रहे हैं फिर भी एक काउंट कर रहे हैं, बी से ए में आ रहे हैं फिर भी एक काउंट कर रहे हैं, ए से ओ में आ रहे हैं फिर भी काउंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है और दूरी के लिए हमेशा हम जैसे जैसे वस्तु चलेगी वैसे वैसे हम उसकी लंबाई को काउंट करते चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या निकल रहा है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अगली कंडीशन, अब देखिए यहां पर दूरी सदैव हम देख रहे हैं क्या रही है, पॉजिटिव आ रही है, दूरी सभी में पॉजिटिव आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए विस्थापन की, तो विस्थापन हमारा धनात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, शून्य यानी 0 भी हो सकता है। 0 की कंडीशन तो पता ही है, अगर हम हमारी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों बराबर हो जाती हैं तो कहने का तात्पर्य होता है हमारा विस्थापन 0 होता है। और अगली कंडीशन क्या है कि दूरी हमारे विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो विस्थापन की कंडीशन में आ जाएं तो लिख सकते हैं विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक व शून्य भी
हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर हुई ना? यानी पता तो है ये विस्थापन होता क्या है। विस्थापन इक्वल टू यानी डिप्लेसमेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पथ। शॉर्टेस्ट पथ क्या होगा? शॉर्टेस्ट पथ होगा हमारी फाइनल पोजीशन माइनस हमारी इनिशियल पोजीशन, यानी हमारी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, यानी विस्थापन S इक्वल टू अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। इनके बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। इट मीन डिप्लेसमेंट इक्वल टू आवर फाइनल पोजीशन माइनस आवर इनिशियल पोजीशन। ओके, मतलब समझ आ गया? और एक बिंदु लिख दें, अगर कोई वस्तु गतिमान यानी मोशन की कंडीशन में है तो उसकी दूरी सदैव धनात्मक पॉजिटिव होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर से एक बार ध्यान देंगे। आज हम लोग मोशन गति के सेकंड टॉपिक, हमारा जो दूसरा लेक्चर है, उसमें हमने डिस्टेंस और डिप्लेसमेंट को कैसे निकालना है वो सीख रहे हैं। तो ये जैसे कोई सरल रेखी गति है, कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था O में है, जिस पर उसकी जो स्थिति है वो 0,0 है। किसी दौरान वह वस्तु बिंदु A पर जाती है, फिर A से बिंदु B पर जाती है, फिर बिंदु B से बिंदु C पर जाती है। बिंदु A से C तक के जो दूरी है वो बराबर बराबर भागों में बटी हुई है। तो बिंदु A से जब बिंदु O से A में पहुंचती है तो उसकी स्थिति 1,0 हो जाती है, बिंदु B पर 2,0, बिंदु C पर 3,0। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मूल बिंदु से वह दूसरी दिशा में चलती है, यानी ये इस दिशा में जब चलती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक बिंदु है D, जहाँ पर उसकी स्थिति है -2,0। तो विभिन्न स्थितियों में चलते हुए हम या अपनी पूरी यात्रा के दौरान किसी वस्तु की दूरी तथा विस्थापन की गणना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बिंदु O से A में गई यानी 1 खाना चली, यानी 1 हो गया। O से A में, A से B में, तो यानी हो गया जाके 2। फिर O से A में, A से B में, B से C तक पहुंची यानी 3। फिर यहाँ पर देख रहे हैं O से A में, A से B में, B से C में, C से B में, B से फिर A में, A से फिर O में। तो इस दौरान उसने जितने खाने तय किए वो संपूर्ण जो लंबाई होगी वो हो गई जाके 6। इसके बाद अगली कंडीशन में हम देख रहे हैं कि वह मूल बिंदु से फिर इस दिशा में, दूसरी दिशा में यानी बिंदु D की ओर चल रही है। यहाँ से मूल बिंदु से ये ऐसे जा रही है। ठीक है, संख्या रेखा में ये बाईं ओर चल रही है। तो बाईं ओर जब चलेगी तो यहाँ पर दूरी देख रहे हैं कैसी है, बाईं ओर जाने पर यहाँ पर दूरी ऋणात्मक है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो जो उसकी वैल्यू होगी यानी जितनी वह दूरी तय करेगी, कहने का मतलब जितनी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, इस लंबाई को हमने इसमें काउंट कर दिया तो लंबाई यहाँ पर 2 आ रही है, यानी कुल मिला के हमारी दूरी आ रही है यहाँ पर 8। लेकिन अगर विस्थापन की कंडीशन में कही जाए तो विस्थापन में हमने एक सूत्र भी बताया आपको कि विस्थापन निकालने के लिए S इक्वल टू XF माइनस XI, यानी अंतिम पोजीशन माइनस प्रारंभिक पोजीशन। तो यानी अगर O से A की बात की जाए तो O से A तक यानी अंतिम पोजीशन है 1 माइनस प्रारंभिक पोजीशन है 0, तो यानी हमारी जो दूरी निकल वो विस्थापन निकल के आएगा वो गया जाके 1। अब दूसरी कंडीशन में देखें तो हमारी अगर बिंदु B तक अगर आ रहा है यानी अंतिम पोजीशन है बिंदु B और प्रारंभिक पोजीशन है हमारा
मूल बिंदु। तो बिंदु बी पर दूरी कितनी है, 2 माइनस 0 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2। अगली कंडीशन में देखते हैं, तो अगले में जब बिंदु ओ से सी तक पहुंचता है, तो बिंदु ओ से जब सी पर पहुंचेगा तो सी में यानी सी पर दूरी हो जाती है तीन माइनस 0 इक्वल टू 3। तो यानी ये हमारे विस्थापन निकल आई जाके। अब अगर कोई वस्तु यहाँ से चलते हुए मूल बिंदु से चल के पुनः मूल बिंदु में आ जाती है, तो मूल बिंदु से चल के जब पुनः मूल बिंदु में आती है तो यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा, चूंकि एक्स एफ और एक्स आई दोनों समान है तो एस इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है। अब हम देखें लास्ट में, तो लास्ट में अगर देखा जाए तो वस्तु बिंदु डी पर पहुंचती है, यानी मूल बिंदु से बिंदु डी पर पहुंचती है, तो जो उसकी अंतिम पोजीशन है एक्स एफ का मान है -2 और जो एक्स आई का मान है वो है 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी होगी -2, तो यह वैल्यू आगे जाके -2। तो इस तरह से हम दूरी और विस्थापन की गणना कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन। दूरी हमेशा सदिश दूरी हमेशा अदिश होती है और विस्थापन हमेशा सदिश है। ठीक है। अब कैसे है इसकी भी स्थिति थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज दैट ये दो बिंदु हैं, ये एक्स आई है और ये एक्स एफ है। ठीक है, यह हमारी प्रारंभिक पोजीशन है बिंदु ए, अंतिम पोजीशन बिंदु बी। कोई वस्तु यहां से गतिमान करके बिंदु बी में पहुंच गई। ठीक है, तो इसने तय किया जो रास्ता, मान लिया कि इसने 10 मीटर का रास्ता इसने तय किया। ठीक है, अब यात्रा के दौरान चूंकि जो 10 है यह परिमाण है और इसमें हम ध्यान देंगे कि कहीं भी दूरी नहीं है। कैसे दूरी नहीं है? जब वह अपनी दिशा नहीं है, जब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से चलना प्रारंभ करता है तो हम देखते हैं कि पहले वो इस दिशा में चलता है, फिर इस दिशा में चलता है, फिर यह इस दिशा में चलता है, यानी पार्टिकुलर कोई एक दिशा नहीं है। यानी दूरी की स्थिति में सदैव ध्यान देंगे कि यह एक अदिश राशि है। ऐसी राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण यानी जो इसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ये उसकी जो वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया जाके परिमाण, यानी इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी दूरी है वो कैसी राशि है? वो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन में जो दिशा होगी वो हमेशा एक्स आई से एक्स एफ की तरफ होगी। यानी इसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। इसको कहते हैं स्केलर। इसको कहते हैं वेक्टर। ठीक है, तो अगर वेक्टर की बात की जाए तो वेक्टर का हम वेक्टर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो जो इसकी नोक होती है, ये नोक ये दिशा को प्रदर्शित करती है तथा इसकी लंबाई किसको प्रदर्शित करती है? परिमाण की। ठीक है, तो हम बात करें अगर विस्थापन की, तो विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होता है। क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है ना। अतः विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इनके बारे में हम पॉइंट लिख देते हैं। सदिश यानी
वेक्टर। क्या क्या होता है इसमें? पहला तो परिमाण, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं या इसको वैल्यू कह सकते हैं। दूसरा दिशा, डायरेक्शन, ठीक है। और तीसरा ये सदिश योग के नियम का पालन करते हैं, यानी यह सदिश योग के नियम का पालन करते हैं। सदिश योग के नियम का पालन क्या होता है ये आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम समझेंगे सदिश में क्या क्या होता है। इसमें परिमाण होता है और दिशा होती है, यानी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू या और डायरेक्शन, ये होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अदिश की बात की जाए, अदिश तो केवल परिमाण यानी केवल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, ठीक है। बात समझ में आ गई? और एक पॉइंट और आगे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। यहां तक तो क्लियर हो गया, यानी जो दूरी है वो अदिश राशि है लेकिन परिमाण एक सदिश राशि है, ठीक है ना। यानी इसकी दिशा हमेशा एक्स आई से एक्स एफ की तरफ रहती है, एक्स आई से एक्स एफ की तरफ, ये इसका डायरेक्शन होता है। यानी इसकी जो इनिशियल पोजीशन है और इसकी जो अंतिम पोजीशन है, इसका ये डायरेक्शन ऐसे होता है, प्रारंभिक पोजीशन से इसकी अंतिम पोजीशन की तरफ। एक पॉइंट और ध्यान से समझेंगे, ये जैसे प्रारंभिक पोजीशन है और किसी वस्तु की यह अंतिम पोजीशन है, यह हो गई प्रारंभिक पोजीशन और यह हो गई अंतिम पोजीशन, ठीक है। अब माना कोई इंसान बिंदु ए से बिंदु बी में पहुंचना चाह रहा है, तो वह इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह किसी भी मार्ग का अनुसरण कर सकता है, वह कहीं से भी होके बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो इससे परिणाम क्या निकलता है कि दी गई प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच दूरियां अनेकों हो सकती हैं। मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच दूरियां अनेकों हो सकती हैं। क्यों? अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो दूरी हमारी अलग आएगी, इस रास्ते से जाएंगे तो दूरी हमारी यानी दूरी जो हमारे वास्तविक पथ की लंबाई होगी वो अलग आएगी, क्योंकि वही लंबाई हमारी दूरी कहलाती है। इस रास्ते से जाएंगे तो दूरी अलग आएगी, इस रास्ते से जाएंगे तो दूरी अलग आएगी, इस रास्ते से जा रहे हैं तो दूरी अलग आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब रिजल्ट क्या हमारा निकल रहा है कि दी गई प्रथम तथा अंतिम स्थितियों के बीच दूरियां अनेकों हो सकती हैं, यानी दूरी का मान अनेकों हो सकते हैं, यानी कोई भी दूरी हो सकती है, जो उसको लगेगा वही मार्ग पे चलेगा और वही उसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर बात विस्थापन की जाए, अगर बात विस्थापन की जाए तो यानी एक्स आई यानी प्रारंभिक पोजीशन और ये एक्स एफ ये फाइनल पोजीशन है, तो इसके लिए केवल एक ही पथ संभव है, वो भी होगा सबसे शॉर्टेस्ट पथ यानी लघु पथ,
ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल रहा है, विस्थापन केवल एक ही संभव है। यानी विस्थापन अलग अलग नहीं हो सकते, विस्थापन केवल एक ही संभव है, क्योंकि केवल एक ही लघुत्तम पथ होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। इसके आगे का टॉपिक हम लोग लेक्चर 3 में समझेंगे। फिर से एक बार ध्यान से, चाहें तो स्क्रीनशॉट इनके साथ साथ में ले सकते हैं और साथ ही साथ अपना नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। यहाँ पर जितने मुख्य बिंदु हैं वो सब मेंशन कर दिए गए हैं, और यह बिल्कुल हम बेस से लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल बेस से सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए